सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 11, जिसका शीर्षक है स्वामी और उसके मित्र। तो सबसे पहले हम इस पाठ का उद्देश्य पढ़ेंगे। शरारत करना हर बच्चे का जन्मसिद्ध अधिकार है। इस कहानी के माध्यम से श्री के आर नारायण जी ने बच्चों को पढ़ने और अनुशासन में रहने की प्रेरणा दी है। तो इस कहानी के माध्यम से बच्चों हमें श्री के आर नारायण जी ने बताने का प्रयास किया है कि हमें पढ़ना चाहिए और अनुशासन में रहना चाहिए। एक तरफ सूखे होंठ, सूखा गला, स्याही से रंगी उंगलियां व थकान, और दूसरी तरफ परीक्षा खत्म होने की खुशी के साथ स्वामी अंतिम दिन परीक्षा भवन से बाहर निकला। तो हम देख सकते हैं कि इसमें एक बालक है जिसका नाम क्या है, स्वामी, जो सूखे होंठ, सूखा गला, स्याही से रंगी उंगलियां। जब आप परीक्षा देते हैं तो आपने भी देखा होगा कि आपकी जो उंगलियां हैं स्याही से रंग जाती हैं, क्योंकि आप लोग इतना लिखते हैं इसलिए। फिर दूसरी तरफ उसको किस बात की खुशी है कि उसकी परीक्षा खत्म हो गई है, और ये खुशी तो सभी बच्चों को होती है जब उसका अंतिम परीक्षा होती है। फिर उसी खुशी से जो स्वामी है वो परीक्षा भवन से बाहर निकलता है। बाहर खड़े होकर उसने पीछे हॉल पर नजर डाली और थोड़ा बेचैन हो गया। अगर सभी लड़कों ने उसकी तरह 20 मिनट पहले अपनी उत्तर पुस्तिकाएं दे दी होती तो उसे शायद अच्छा महसूस होता। राजम दूसरे रोशनदान के नीचे बैठा था और मशीन की तरह कलम चलाए जा रहा था। मटर सीट से पीठ टिकाए अपने उत्तर दोहरा रहा था। एक अध्यापक कुर्सी पर ऊँघ रहे थे और दूसरे अबूझ दृष्टि लिए एक सिरे से दूसरे सिरे तक टहल रहे थे। लिखने की रगड़ और कागजों की खड़खड़ाहट की आवाजें चुप्पी भरे हॉल से आ रही थी। तो हम क्या देखते हैं कि जो स्वामी है वो तो बाहर निकल गया, लेकिन जो उसके बाकी के दोस्त हैं, बाकी के जो छात्र हैं वो नहीं निकले। तो इसलिए वो क्या हो रहा है, बेचैन हो रहा है कि उसने कहीं अपनी पुस्तिका उसने कहीं जल्दी परीक्षा देके कुछ गलती तो नहीं कर दी। हाँ, अगर उसके साथ सारे बच्चे बाहर निकलते तो उसे खुशी होती, लेकिन ऐसा नहीं था। जो उसके दोस्त थे, जिसका नाम क्या है, राजम और मटर, वो दोनों अभी भी परीक्षा दे रहे थे। फिर स्वामी को अचानक लगा कि उसे इतनी जल्दी बाहर नहीं आना चाहिए था, लेकिन वह हॉल में और कैसे रुक सकता था। तमिल का पेपर 5 बजे तक चलने वाला था। उसने आखिरी सवाल की आखिरी पंक्ति 4:30 बजे तक लिख ली थी। 6 प्रश्नों में से पहला प्रश्न उसने संतोषजनक रूप से किया था, दूसरे के बारे में उसे संदेह था। तो हम क्या देखते हैं, अब स्वामी जो है वो सोच रहा है कि मैं अगर इतनी जल्दी बाहर आ गया हूँ तो कुछ मैंने गलती तो नहीं की। और तमिल का जो पेपर है वो 5 बजे तक चलने वाला था और उसने तो अपना पेपर 4:30 बजे तक ही समाप्त कर दिया था। तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं हॉल में, यानी कि एग्जाम हॉल में रुककर क्या करता। अब उसने सोचा कि 6 प्रश्नों में से उसने पहला जो प्रश्न था वो उसने संतोषजनक रूप से लिखा था, यानी कि उसने आराम से लिखा था, लेकिन दूसरे के बारे में उसे थोड़ा सा संदेह था। तीसरा ठीक था और चौथे के बारे में उसे साफ पता था कि वह गलत है, लेकिन उसे सही उत्तर का भी पता ना था। छठा उत्तर सबसे अच्छा था। इसका उत्तर देने में उसे 1 मिनट लगा था। प्रश्न था, ब्राह्मण और शेर की कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। एक ब्राह्मण तालाब के किनारे से गुजर रहा था। दूसरे किनारे से एक शेर ने उसे आवाज लगाई और उसे सोने की चूड़ी देने की बात कही। ब्राह्मण ने पहले तो चूड़ी लेने से मना कर दिया, किंतु जब शेर ने अपने को भोला भाला और बच्चा बताया तो ब्राह्मण पानी में तैरकर उसके पास आ गया। इससे पहले कि वह सोने की चूड़ी लेने के लिए हाथ बढ़ाता, वह शेर के पेट में पहुंच गया। स्वामी को यह फैसला करने में 1 मिनट लगा कि कहानी की शिक्षा यह है कि जब शेर सोने की चूड़ी दे तो हमें नहीं लेना चाहिए, या सोने की चूड़ी का प्यार आदमी की जान ले लेता है। उसने दूसरे जवाब में अधिक शिक्षा देखी और उसे लिख दिया। तो हम क्या देखते हैं कि उसने एक एक सवाल का उत्तर किस प्रकार से दिया हमें बताया गया है। फिर जब उसने तीसरा उत्तर देखा तो उसे लगा कि वो भी ठीक था, लेकिन जब चौथे के बारे में उसे साफ पता था कि वो गलत है, लेकिन जो छठा उत्तर था उसे था कि वो तो बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। क्यों? क्योंकि उसमें जो प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था कि ब्राह्मण और शेर की कहानी से उसे क्या शिक्षा मिलती है। तो उसने जो कहानी सुनी थी उस हिसाब से उसने 2 विकल्प चुने थे। पहला कि अगर कोई शेर सोने की चूड़ियां देने के लिए बुलाए तो हमें हाथ आगे नहीं बढ़ाना है,
और दूसरा विकल्प ये था कि हमें सोने की चूड़ियों का लालच हमें हमारी जान ले सकता है। तो उसे दूसरा विकल्प सबसे ज्यादा सही लगा, तो उसने वही लिखकर वो आ गया। उसे समय काटना मुश्किल लगा, पेपर 3 घंटे की बजाय 2.5 घंटे का क्यों नहीं रखा गया। उसने देखा कि एक अध्यापक उसे ध्यान से देख रहे थे। उसने तुरंत उत्तर पुस्तिका में व्यस्त होने का बहाना किया। उसने सोचा कि ऐसा करते हुए वह उत्तर पुस्तिका को थोड़ा दोहरा भी सकता है। फिर पन्ने पलटते हुए आखिरी सवाल के जवाब पर नजर गड़ाई। उसे दोहराने का बहाना करना पड़ा। फिर हम क्या देखते हैं, अब उसने सभी उत्तरों के जवाब दे दिए थे, तो उसके लिए अब समय काटना मुश्किल हो रहा था। तो वो सोच रहा था कि ये जो पेपर 3 घंटे का है वो 2.5 घंटे का क्यों नहीं है। फिर एक जो अध्यापक है वो उसी की तरफ देख रहे थे, तो उसने क्या किया, बहाना किया कि वो उत्तर पुस्तिका को पढ़ रहा है। इसी बहाने उसने जो छठा प्रश्न का उत्तर दिया था उसे दोबारा पढ़ा। उसने ये सोचते हुए फिर दीवार घड़ी की ओर देखा कि शायद अब 5 बज गए होंगे, किंतु 4:30 के बाद 10 मिनट और बीते थे। 2-3 लड़कों को पेपर देते और बाहर जाते हुए देखा तो वह बहुत खुश हुआ। उसने जल्दी से पेपर के फ्लैप पर सुंदर मोटे अक्षरों में लिखा, तमिल WWS स्वामीनाथ, फर्स्ट फॉर्म ए सेक्शन, मालगुड़ी, दक्षिण भारत, एशिया। तो हम क्या देखते हैं कि जब वो बहुत देर से वो पुस्तक पढ़े जा रहा था, वो अपनी उत्तर पुस्तिका पढ़े जा रहा था, तो उसको लगा था कि अब तो बहुत समय हो गया है, 5 बज गए होंगे, लेकिन 5 नहीं बजे थे, 4:30 बजे थे। उससे 10 मिनट ही थोड़ा आगे बढ़ा था समय। तो फिर जब उसने देखा कि कुछ लड़के अपना पेपर देके बाहर जा रहे हैं तो उसे थोड़ी खुशी हुई। तो उसने जल्दी जल्दी अपनी उत्तर पुस्तिका में अपनी डिटेल्स लिखी और फिर वहां से चला गया। घंटी बजी, टोलियों में लड़के हॉल से निकले। पिछले 3 घंटों का वातावरण एकाएक बदल गया। चारों ओर उत्साहपूर्ण बातचीत का कोलाहल भर गया। स्वामी ने एक सहपाठी से पूछा, तुमने आखिरी सवाल के जवाब में क्या लिखा? कौन सा? शिक्षा वाला? तुम्हें याद नहीं है? अध्यापक जी ने कक्षा में क्या बताया था? सोने के लालच में ब्राह्मण की जान गई। तो स्वामी जब बाहर निकलता है और फिर जब घंटी बजती है और सब बाहर एक साथ निकलते हैं तो वो अपने दोस्त से पूछता है कि तुमने अंत के सवाल का क्या जवाब लिखा था? तो उसका दोस्त बोलता है, अच्छा वो शिक्षा वाला। तो वो बताता है कि अध्यापक जी ने क्या बताया था कि सोने के लालच में ब्राह्मण की जान गई। सोना वहां कहाँ था? वहां तो सिर्फ सोने की चूड़ियां थी। तुमने उसका जवाब कितना लंबा दिया? स्वामी ने आपत्ति की। एक पृष्ठ सहपाठी ने उत्तर दिया। थोड़ी देर बाद उसे राजम और शंकर मिले। हाँ भाई, तुम लोगों को पेपर कैसा लगा? स्वामी ने पूछा। तुम्हें कैसा लगा? शंकर ने पूछा। बुरा नहीं था, स्वामी बोला। मुझे तमिल से ही डर लग रहा था, अब लगता है मैं बच गया। पास होने लायक नंबर तो मिल ही जाएंगे, राजम ने कहा। फिर हम क्या देखते हैं, जो उसका दोस्त उत्तर बताता है तो स्वामी को लगता है कि अरे उस कहानी में सोना कहाँ था, वहां पे तो सोने की चूड़ियां थी। तो वो वही बोलता है कि तुमने इतने से जवाब को इतना बड़ा क्यों करके लिख दिया। फिर उसके जब बाकी के दोस्त आते हैं तो वो उन सबसे पूछता है कि तुम्हें कैसा लगा पेपर। फिर बाकी दोस्त उससे पूछते हैं कि कैसा लगा। तो स्वामी उत्तर देता है कि मुझे तो वैसे तमिल विषय से डर लगता है, लेकिन इस बार मुझे लग रहा है कि पासिंग मार्क्स यानी कि पास होने लायक नंबर आ जाएंगे। अरे तुम लोग जानते हो ना, कल से स्कूल की छुट्टी। तो फिर कल क्या करोगे? किसी ने पूछा। शंकर ने कहा, मेरे पिताजी ने छुट्टियों में पढ़ने के लिए कई किताबें खरीदी हैं, जहाजी, सिद्धबाद, अली बाबा आदि। मणि हाथ ऊपर उठाकर रोता चिल्लाता हुआ आया। वक्त बहुत ही कम था, वरना आखिरी सवाल को भी उड़ा सकता था। तो हम क्या देखते हैं, सारे दोस्त आपस में बात कर रहे होते हैं। तो उसमें से एक बच्चा पूछता है कि तुम लोग छुट्टियों में क्या करोगे, क्योंकि कल से तो छुट्टियां पड़ने वाली है। तो शंकर कहता है कि मेरे पिताजी ने बहुत सारी किताबें ला के रखी हैं, मतलब वो छुट्टियों में वही पढ़ेगा। फिर उसी समय मणि ऊपर आकर रोते हुए कहता है कि लास्ट का जो प्रश्न था उसका उत्तर मैं नहीं दे पाया, अगर थोड़ा और समय होता तो मैं उसका उत्तर दे देता। मटर भी कहीं से प्रकट हुआ। उसके बाएं गाल पर स्याही की बड़ी लकीर थी। हेलो शंकर, फास्ट डिवीजन। नहीं, मुश्किल से 35 मिलेंगे। फिर 15 मिनट बाद फिर घंटी बजी। सारा स्कूल हॉल में इकट्ठा हो गया। सबके चेहरे पर खुशी थी और बातों में अच्छी दोस्ती की झलक थी। अध्यापक जी भी अपनापन दर्शाते हुए खुश लग रहे थे। तो हम देखते हैं थोड़ी देर बाद फिर से घंटी बजती है और सारे लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं। तो अध्यापक लोग भी खुश होते हैं और बच्चे भी खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि अगले दिन से छुट्टी पड़ने वाली होती है। फिर हेडमास्टर साहब मंच पर आए और शोर के
थमने का इंतजार करने के बाद उन्होंने छोटा सा भाषण दिया। उन्होंने कहा कि स्कूल जून की 19 तारीख तक बंद रहेगा और 20 जून को खुलेगा। उन्होंने आशा व्यक्त की कि लड़के अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे और कहानियों की किताबें पढ़ते रहेंगे तथा अगली कक्षा की किताबों पर नजर डालते रहेंगे, क्योंकि वह उम्मीद करते हैं कि सब लड़के अगली कक्षा में जाएंगे। अब 1 मिनट की प्रार्थना होगी और उसके बाद सब लड़के अपने अपने घर जा सकते हैं। फिर हम क्या देखते हैं, हेडमास्टर यानी कि जो प्रिंसिपल है स्कूल के, वो आते हैं, जैसा इस चित्र में भी दिखाया गया है। तो वो क्या बोलते हैं कि पहले तो वो डेट बताते हैं कि कब से कब तक छुट्टी पड़ने वाली है। अब जो स्कूल है वो 19 तारीख तक बंद रहेगा और 20 जून को खुलेगा। हेडमास्टर सबसे कहते हैं कि उन्हें आशा है कि जो लड़के हैं वो क्या करेंगे, घर में छुट्टियों में किताबें पढ़ेंगे। अब वो अगली कक्षा में जाने वाले हैं, उन किताबों पर नजर डालेंगे ताकि जब वो कक्षा में आए तो उन्हें कुछ ऐसा ना लगे कि बहुत नया नया सब कुछ है। तो इसलिए मास्टर जी ने उन्हें यह कहा। फिर प्रार्थना के अंत में जैसे तूफान आ गया, ऊंची आवाजों और चिल्लाहटों का झुंड रेले की तरह हॉल से बाहर निकला। इस सारी भगदड़ में स्वामी मणि के साथ लगा रहा। फिर हम क्या देखते हैं, आखिरी प्रार्थना के बाद जब सब घर जाने वाले थे तो एक बहुत ही बड़ा तूफान आता है और ऊंची आवाजों और चिल्लाहटों का झुंड रेले की तरह हॉल से निकला। लेकिन इस भगदड़ में स्वामी जो है वो मणि के साथ लगा रहा, यानी कि वो उसके साथ बात करता रहा। मणि ने स्कूल के गेट पर तेजी से काम किया, किसी की कलम छीनी, किसी की दवात और उन्हें तोड़ दिया। उसके आसपास लड़कों की खुशी और उत्तेजना से भरी भीड़ थी। एक एक चीज के टूटने पर खूब शोर मचता था। 1-2 छोटे बच्चों ने दबे स्वर में विरोध किया, लेकिन मणि ने उनके हाथों से भी दवातें छीन ली। फिर ढक्कन खोलकर स्याही उन्हीं के कपड़ों पर गिरा दी। तो हम क्या देखते हैं कि उस तूफान का बहाना लेके जो मणि है वो सबको परेशान करने लग जाता है। किसी की कलम चुरा लेता है, किसी का स्याही का डब्बा चुरा लेता है और जिसकी स्याही का डब्बा चुराता है उसी के कपड़ों पर डाल देता है। तो सब बच्चों को गुस्सा आ रहा होता है। इस काम में उसके सहायकों का एक छोटा दल भी था, जिसमें स्वामी प्रमुख था। उस क्षण के उत्साह में आकर उसने अपनी दवात खुद ही अपने सिर पर उलट ली थी और बहती स्याही से उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे। इसके साथ ही सैकड़ों कंठों से निकले विजय घोष से आसमान गूंज उठा। फिर कुछ और दवातें फोड़ी गई तथा कुछ और कलमें तोड़ी गई। इस सारे तमाशे के बीच मणि जोर से बोला, कोई सिंगाराम की पगड़ी ले आए, मैं उसे रंग दूंगा। स्कूल का चपरासी सिंगाराम एकमात्र व्यक्ति था जो आजादी के इस उत्साह से प्रभावित नहीं था। जैसे ही उसके कानों में भनक पड़ी कि उसकी पगड़ी को रंगने की योजना बन रही है, वह डंडा लेकर भीड़ की तरफ दौड़ा और उधम मचाने वालों को भगा भगा कर तितर बितर करने लगा। फिर हम क्या देखते हैं, अंत में सब क्या सोचते हैं, अब जो ये सिहाई फेंकने वाला जो कार्यक्रम है वो पहले कौन करता है, मणि करता है। फिर हम देखते हैं कि इसमें प्रमुख कौन होता है, स्वामी भी इसमें प्रमुख होता है। तो धीरे धीरे ऐसे सब परेशान हो जाते हैं। फिर मणि क्या कहता है कि जाओ सिंगाराम की पगड़ी लेके आओ, मैं उसकी पगड़ी को भी रंग दूंगा। और सिंगाराम क्या होता है, वहां का चपरासी होता है। तो उसको तो खुशी नहीं होती क्योंकि सब तो छुट्टी में जाने वाले हैं, लेकिन उसे छुट्टी नहीं मिलने वाली है। तो इसलिए वो गुस्से में कहता है, जब उसे पता चलता है कि उसकी पगड़ी रंगने वाली है, तो वो कहता है कि आओ, कौन है जो मेरी पगड़ी रंगने वाला था। फिर वो सबको भगा भगा के तितर बितर कर देता है, यानी कि सबको ऐसे मारने लगता है तो सब भागने लगते हैं। तो बच्चों, इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।